हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज से हम लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए जो रिसेंट में होने वाला है और अगली साल के लिए 2024 के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उत्तर लेखन पर हम लोग काम करेंगे। देखिए साहब आप लोग अब इस ऑब्जर्वेशन तक पहुँच गए होंगे कि हमें अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेंगी लिखने की। और मैं आप लोगों से हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि आप लोग बस इनिशिएट करिए, बाकी आप कैसा लिख रहे हैं कैसा नहीं लिख रहे हैं ये बात की बात है, बट आप एक बार इनिशिएट करके देखिए। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेटिंग बता दूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका होता है, उत्तर लिखने के जो चरण होते हैं, स्टेज होती हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर मेन बॉडी में क्या लिखना है, कॉन्क्लूजन में क्या लिखना है, कॉन्क्लूजन लिखना ज़रूरी है फिर नहीं है, और जो लास्ट में ये जो शब्द लिखते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में व्याख्या लिखा रहता है, वर्णन लिखा रहता है, विवरण, स्पष्टीकरण, ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एक प्रश्न का उत्तर सही लिख सकते हैं। जैसे मूल्यांकन वाले क्वेश्चन होते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग काम कर लेंगे। और इन सभी ये जो शब्द हैं जो लास्ट में लिखे रहते हैं हर एक प्रश्न के, इनको भी जानना जरूरी होता है, तभी आप हर एक प्रश्न का उत्तर सही लिख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए, हर एक प्रश्न का उत्तर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझ में आना चाहिए। तो इन सब टर्म्स पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, कि मूल्यांकन में क्या लिखना होता है, चर्चा में क्या लिखना है, विश्लेषण में क्या लिखना है, क्रिटिकली एग्जामिन में क्या लिखना है ना, ये सारी सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे। इन्हें टेल एंडर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में चर्चा लिखा है ना, जैसे चर्चा लिखा हुआ है या फिर व्याख्या लिखा है, विवरण लिखा है, स्पष्ट कीजिए लिखा है, इन सभी शब्दों का जो मतलब है वो लगभग एक ही है। ठीक है, यानी प्रश्न से संबंधित जो भी आपको जानकारी है उसको सरल भाषा में लिख दीजिए। अभी बस यहाँ पे इतना ही समझिए और हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बाकी मैं कल आपको एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें हम लोग सारे शब्दों का मतलब जानेंगे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को मुख्य परीक्षा के अच्छे से समझ सकें और उसका उत्तर वही लिख सकें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका यहाँ पे एक आध मिनट और लगेगा, मैं कुछ बेसिक बातें बता दूँ उत्तर लिखने से पहले क्या क्या चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखना होता है। देखिए, हम लोग प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक मन ही मन लेआउट तैयार करते हैं, है ना, लेआउट तैयार करते हैं जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हम प्रस्तावना में क्या लिखें, यानी हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, इंट्रो में क्या लिखें, है ना। तो पहली चीज़ इंट्रो होती है, फिर मेन बॉडी आ जाती है, मेन बॉडी यानी मुख्य भाग में क्या लिखें क्वेश्चन में, और लास्ट में कॉन्क्लूजन होता है, उपसंहार होता है। ये कुछ क्वेश्चन में ज़रूरी होता है, जिसमें आपको लगता है कि ज़रूरी उसमें देना चाहिए उसमें ज़रूर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्क्लूजन नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, बट ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन में कॉन्क्लूजन देने की आवश्यकता है और किस में नहीं है। ये प्रैक्टिस से आएगा, और इन शब्दों के अर्थ जब आप लोग जान जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस में हमें कॉन्क्लूजन की ज़रूरत होती है। तो उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 सेकंड में ये लेआउट तैयार कर लेना है, या तो लिख के या फिर अपने माइंड में, कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखनी है, 2-3 बातें आपको आनी चाहिए तुरंत तुरंत, मेन बॉडी में हमें क्या क्या कंटेंट देना है और कॉन्क्लूजन में क्या देना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आप यहाँ पे चिंतन कीजिए, 30 सेकंड चिंतन कीजिए, 1 मिनट चिंतन कीजिए। अभी समय जा रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते ये सारी बातें आप माइंड में ले आएंगे। जब आप 30 सेकंड चिंतन करेंगे ना, सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग फिर वर्क करेगा, चलना शुरू होगा, सोचेगा। जितने सारे फैक्ट प्रीलिम में आप लोग पढ़ते रहते हैं, तिलक के बारे में सोचने लग जाएगा दिमाग, महात्मा गांधी के बारे में जितने भी फैक्ट पढ़े होंगे सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। जितनी भी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो रही है, इनको आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। उसी को लेआउट बोला जाता है, माइंड मैप बोला जाता है। प्रीलिम में आप जितने भी फैक्ट पढ़े हैं ना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने जानी है प्रीलिम स्तर तक, इन्हीं सारी चीज़ों को कंसोलिडेट तो करना है। इन्हीं सारी चीज़ों को आप जोड़ देंगे तो मुख्य परीक्षा का उत्तर बन जाएगा। अब ये कंसोलिडेट कर पाना ये कठिन होता है, और इन सारे फैक्ट्स को कंसोलिडेट कर पाना ये बिना लिखे नहीं आएगा। ठीक है, ये लिखने से ही आता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंत में क्या लिखा है, चर्चा लिखा है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंत में ही देखना है, यहाँ पे लिखा क्या है, चर्चा लिखा है। ठीक है, तो चर्चा का मतलब आप लोग जानते हैं। चर्चा का सिंपल मतलब है कि क्वेश्चन से संबंधित, प्रश्न से संबंधित जो भी आपके पास जानकारी है उसको सरल भाषा में लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति
तिलक और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा का तो हमें समझ में आ गया मतलब। अब यहाँ पे तिलक और महात्मा गांधी के अप्रोच के बारे में पूछा गया है। क्या सिमिलरिटी थी उनके अप्रोच में और क्या यहाँ पे भिन्नताएं थी उनके अप्रोच में, इन पे यहाँ पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे संक्षेप में बता देना है दोनों का जो दृष्टिकोण रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति, दोनों का जो अप्रोच रहा है, इस बात को आपको यहाँ पे 2 लाइन में लिख देना है। बहुत बड़ी भूमिका बनाने की यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका ये बहुत इररेलीवेंट है आज के समय में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, पहले 150 शब्द लिखा है या फिर 100 शब्द लिखा है या फिर 200 शब्द लिखा है या 250 शब्द लिखा है, तो हमारे पास वर्ड लिमिट भी है, ठीक है। तो आपको उत्तर की शुरुआत क्या करना है? आपको संक्षेप में करना है। तो यहाँ पे हम पहला भाग उत्तर का कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से शुरू, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको बता रहा हूँ। आपके पास A4 पेज होगा, है ना? A4 पेज नहीं होगा तो स्पायरल कॉपी ले लेना, जिस पर दोनों तरफ बॉर्डरिंग रहती है और यहाँ पे UPSC लिखा रहता है ना। अगर ये कॉपी नहीं है तो A4 पे अपना स्केल से बना लीजिए फॉर्मेटिंग, ये जो बाउंड्री है ये आप स्केल से बना लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखना। अब यहाँ पे हम लोगों को संक्षेप में लिखना है, यहाँ पे संक्षेप में लिखना है इनके अप्रोच के बारे में। तो हम लोग क्या जानते हैं इनके बारे में कि तिलक और जो गांधी थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण नेता थे। एक पॉइंट ये हो गया आपका, ये पॉइंटिंग में नहीं लिखना है, ये आपको पैरावाइज लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंटिंग यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि आप क्या क्या लिखेंगे। दोनों के अप्रोच के बारे में तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि इनका जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इनका जो अप्रोच रहा है वो क्या रहा है, स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भले ही इनके तरीके अलग हों, विचारधाराएं अलग हों, तो यही चीज़ आपको संक्षेप में लिख देना है कि तिलक और गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 महत्वपूर्ण नेता थे और जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि इनके दृष्टिकोण में भले ही समानताएं या फिर इनके तरीके अलग हों या फिर विचारधाराएं अलग हों, अंतिम लक्ष्य जो था दोनों का वो आज़ादी दिलाना ही था, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन में आपका बन जाएगा इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे मेन बॉडी में क्या रहेगा? मेन बॉडी में तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, यहाँ पे जो पूछा है समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा करना है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना कि समानताएं और भिन्नताएं आप इसको पैरा में भी लिख सकते हैं और इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं। अगर टेबल से बनाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा एग्जामिनर को चेक कर पाना, है ना। जैसे ऐसी टेबल बना लिया आपने, यहाँ पे समानताएं लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भिन्नताएं लिख दिया, यहाँ पे भिन्नताएं लिख दिया। और यही चीज़ आप लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर टेबल में लिखेंगे तो ये एग्जामिनर को ज़्यादा ईज पड़ेगा चेक कर पाना, वो ज़्यादा हैप्पी होगा आपकी कॉपी देख के, क्योंकि टेबल में उसको आसानी से दिख जा रही हैं सारी चीज़ें, पैराग्राफ में उसको मेहनत करना पड़ता है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे समानताओं में आप क्या लिखेंगे दोनों के बारे में, मैं यहाँ पे पॉइंटिंग कर दे रहा हूँ। जैसे 2-3 बातें तो हम लोग परिचय में लिख दिया हम लोगों ने कि दोनों ही स्वशासन पर बिलीव करते थे, है ना, स्वशासन पर तो जोर दिया ही था, इसी के लिए लड़ाई कर रहे थे दोनों लोग। दूसरी बात, यहाँ पे आप आज़ादी लिख सकते हैं ना, अंतिम रूप से आज़ादी, अंतिम रूप से आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई की। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही शब्दों का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आज़ादी से मुक्त कराने में विश्वास करते थे, आज़ादी से मुक्त कराने में बिलीव करते थे दोनों लोग। ये दूसरी समानता हो गई। एक सबसे बड़ी जो सिमिलरिटी है दोनों के बारे में वो है लोगों को जोड़ने की कला, है ना, लोगों को जोड़ने की कला। ये बहुत बड़ी खूबी थी दोनों लोगों में, यानी जन आंदोलन के लिए ये दोनों ही लोग जाने जाते थे। अब आपके माइंड में थोड़ा सा ये भी घूम रहा होगा कि तिलक साहब तो बिल्कुल कट्टर आदमी थे, है ना, उग्रवादी टाइप के थे, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे ना, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे तिलक साहब, और गांधी जी बिल्कुल अपोजिट नेचर के। तिलक साहब को कट्टर राष्ट्रवादी बोला जाता था, और जबकि महात्मा गांधी साहब को, इनके अंदर कोई कट्टरता नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये सब तो हम भिन्नताएं में लिख देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा। गांधी जी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो अहिंसा पढ़ते हैं, है ना, अहिंसा पढ़ते हैं, असहयोग पढ़ते हैं, असहयोग पढ़ते हैं, और साथ साथ में सविनय अवज्ञा भी पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा। इसका मतलब समझते हैं ना, ये सब अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे पहले फैक्ट को पकड़ लीजिए, पहले पॉइंट को पकड़ लीजिए, अहिंसा लिखा है।
अब तिलक के बारे में सोचिए आप, तिलक अहिंसक प्रवृत्ति के आदमी थे या फिर हिंसक प्रवृत्ति के थे? तिलक साहब कैसे थे? हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है, क्योंकि कट्टर राष्ट्रवादी थे ना, ये बल प्रयोग पर बिलीव करते थे, ठीक है, बल प्रयोग पर बिलीव करते थे। ये अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ने वाली जो रीति थी नरम पंथियों की, ये इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। लेकिन बाकी जो दो पॉइंट हैं, असंयोग और सपने अवज्ञा, ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो मेथड्स हैं, इन पे दोनों ही बिलीव करते थे। तिलक साहब भी बिलीव करते थे, और असंयोग तो प्रिंसिपल था ही महात्मा गांधी का। सपने अवज्ञा पर भी बिलीव करते थे, ये मेथड को यूज करते थे तिलक साहब, और ये महात्मा गांधी का प्रिंसिपल तो था ही। तो यहाँ पे समानता का एक पॉइंट और निकल के आया कि असंयोग होगा, और सवनय अवज्ञा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, इनका उपयोग करते थे दोनों लोग। तो ये सिमिलरिटी हो गई। और आपको तिलक साहब के बारे में क्या याद आ रहा? आपको याद आ रहा होगा गणपति बप्पा मौर्य, याद आ रहा है ना? बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ा उन्होंने। इसका मतलब है कि ये भारतीय संस्कृति पर बहुत तगड़ा बिलीव करते थे, है ना, भारतीय संस्कृति पर और विरासत पर, भारतीय संस्कृति और विरासत पर इसके महत्व को ये समझते थे, और गांधी जी भी अच्छी तरीके से समझते थे। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी निकल के आ गई। और अगर भिन्नताओं की बात करें तो भिन्नता में आपने अभी तो एक देख लिया, ये अहिंसा वाला देख लिया कि हिंसक साधनों का उपयोग तिलक तिलक करते थे, तिलक का विश्वास था, लेकिन गांधी जी का नहीं था। तो एक लाइन ये अहिंसक वाली हो जाएगी, हिंसक वाली हो जाएगी। तिलक साहब के बारे में लिख देना कि हिंसा पर विश्वास करते थे, और गांधी जी के बारे में लिख देना अहिंसा में अधिक विश्वास रखते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कट्टरवादी। कट्टरवादी लिख दीजिए, या फिर कट्टर राष्ट्रवादी लिख दीजिए। गांधी जी तो कट्टर राष्ट्रवादी थे नहीं, ये कौन था? ये तिलक साहब थे। तो तिलक साहब के लिए ये शब्द आ जाएगा कट्टर राष्ट्रवादी, और गांधी जी के लिए समग्र समग्र राष्ट्रवादी, ठीक है, समग्र राष्ट्रवादी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि तिलक साहब का जो संघर्ष रहा है वो ज़्यादातर राजनीतिक सुधार की तरफ रहा है ना, राजनीतिक सुधार की तरफ रहा है। जबकि आप गांधी जी के बारे में देखेंगे तो आपको ये सुधार हर क्षेत्र में मिलेंगे। आपको सामाजिक सुधार भी मिलेगा, ठीक है, सामाजिक सुधार भी मिलेंगे, आपको आर्थिक सुधार भी मिलेंगे गांधी जी के कार्यों में। आर्थिक सुधार के साथ साथ यहाँ पे कल्चरल जो सुधार हुए ये भी मिलेंगे, यानी सांस्कृतिक सुधार भी मिलेंगे। तो ये गांधी जी के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तिलक साहब के लिए इनका जो फोकस रहा है वो इस तरफ, इंक्लिनेशन इस तरफ ज़्यादा था, राजनीतिक सुधार की तरफ। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, भिन्नता हो गई। क्लियर है? एक भिन्नता आप यहाँ पे स्किल को लेके ले सकते हैं, ठीक है। स्किल यानी ये व्यवहारिक कौशल जो हुआ करता था, जैसे कताई बुनाई। कताई बुनाई पर कौन विश्वास करता था सबसे ज़्यादा? महात्मा गांधी जी इसके महत्व को समझते थे, है ना। व्यवहारिक कौशल जो होता है, इनके इनके इम्पोर्टेंस पर जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा गौर किया वो महात्मा गांधी जी ने किया। लेकिन इनका ये विश्वास नहीं था, इनका कम था, तिलक साहब का कम था। ये ज़्यादा विश्वास किस पे करते थे? तिलक साहब एजुकेशन पे करते थे, एजुकेशन के प्रसार प्रसार पे ये ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंक्लिनेशन दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चार पाँच पाँच बातें समानताओं और भिन्नताओं में हो गई। अब देखिए यहाँ पे समानताएं पूछ लिया, भिन्नताएं पूछ लिया, तो एक आपको यहाँ पे कंसोलिडेट 2-3 लाइन में कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिए, और कंक्लूजन लगभग जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था उसी से मिलता जुलता यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या क्या बातें लिखेंगे? बस जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था उन शब्दों को थोड़ा सा बदल देना है। जैसे यहाँ पे, वहाँ पे आपने लिखा था कि दोनों ही महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि भारत भारत को स्वतंत्रता दिलाने का जो लक्ष्य था, साझा था, दोनों का कलेक्टिव था, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आज़ादी का जो लक्ष्य था, आज़ादी का जो लक्ष्य था वो साझा था, ठीक है, साझा था, कलेक्टिव था। और आपको कंक्लूजन थोड़ा महात्मा गांधी की तरफ आपको इंक्लाइन कर देना है, ठीक है। ये बात मैं किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा कि तिलक साहब के बारे में यहाँ पे कट्टर राष्ट्रवादी के रूप में उनको जाना जा रहा है, जबकि महात्मा गांधी को यहाँ पे समग्र राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाना जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन में दोनों की बातें लिख दीजिए, दो दो बातें दोनों को लिख दीजिए, लेकिन अंतिम बात महात्मा गांधी की तरफ ज़्यादा झुकाव करके ख़त्म कर दीजिए अपनी बात। क्लियर है? समझ में आया?
तो इस क्वेश्चन को आप अब अपने से लिखिए। आपके पास कंटेंट है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या लिखना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। अब आपका काम क्या है, इसको सही सही तरीके से यानी लाइन टू लाइन आपको लिखना है। या तो मैंने आपको पॉइंटिंग करके बताया है, हमने आपको कंटेंट दे दिया और सारी चीज़ें भी बता दी बेसिक वाली कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। तो आप इसको लिखिए और उसको दोस्तों से चेक कराइए। कोई दोस्त चेक करने वाला नहीं है तो उस उत्तर को आप अपने पास रखिए और 10 दिन बाद खुद चेक कीजिए। 10-15 दिन बाद आप खुद चेक करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। आपको गलतियां नज़र आने लगेंगी, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 में 4 टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इंडियन कल्चर होता है और इंडियन सोसाइटी होता है, ठीक है। तो आज हिस्ट्री का क्वेश्चन किया, कल हम लोग इन्हीं में से कर लेंगे किसी से। रोज़ करना ही करना है, कोई ना कोई करना ही करना है। तो यहाँ पे जितना भी हम आपको करवा सकते हैं प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।